आरटीओ ऑफिसर को अगर सपने में उठाकर बोला कि किसी को ठोकना है तो पहले बोलेंगे नितिन गडकरी को पीटो। आपने 18,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम लॉन्च की थी सस्ती बैटरीज के लिए, उस पर क्या अपडेट है और सस्ती बैटरी के अंदर क्या विकल्प हैं जो आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। इसीलिए तो सर आप जब आइडियाज़ देते हैं ना तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, कहा जाता है आप आइडियाज़ बहुत अच्छे से सेल करते हैं, लेकिन आप काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए एक बात रुकाता हूँ आपको। प्लीज़ प्लीज़। मैं जितनी आइडिया बताता हूँ वो खुद करता हूँ और मैं 100% प्रूवन हूँ। आप और इन लोगों में से कोई भी मुझे सवाल पूछ ले कि मैंने बताए हुए आइडिया नहीं हुई होंगी तो आप जो बोले वो सज़ा भुगतो। मेरा ड्रीम ये है और लगभग मैं काफ़ी तैयारी कर चुका हूँ कि ट्रक 40-40 टन के 2 ट्रक इलेक्ट्रिक में रेलवे के जैसा ऊपर में करंट लगकर वो ट्रॉली पे जाएंगे जयपुर और रिंग रोड को चक्कर मार के वापस आएंगे दिल्ली माल लेके। बस भी जाएंगी, लोग भी जाएंगे। और एक बात पक्की याद रखना, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है वो बहुत पैसा कमाता है, जो लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है उसको प्रॉफिट बहुत। मतलब तो आपके बारे में कहा जाता है कि आजकल आप कन्वर्जन करा रहे हैं, धर्म का नहीं कार का। देखो आपके बारे में कहा जाता है कि पिछले कई समय से आपने बिल्कुल एक प्रण ले रखा है कि आप फॉसिल फ्यूल की गाड़ी में नहीं चल रहे हैं, आप अभी भी हाइड्रोजन व्हीकल से आए हैं, ये सही है? बिल्कुल, मैं कॉस्ट की सवाल पर ही आना चाह रहा था नितिन जी। आपने पार्लियामेंट में पिछले साल कहा था कि 2 से 3 साल का वक्त मुझे दीजिए और आप देखिएगा कि ईवी का जो कॉस्ट है और पेट्रोल डीजल की कार के कॉस्ट के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो अब हम 1 साल पूरा कर चुके हैं 2 साल में से। आपके बारे में कहा जाता है कि पिछले कई समय से आपने बिल्कुल एक प्रण ले रखा है कि आप फॉसिल फ्यूल की गाड़ी में नहीं चल रहे हैं, आप अभी भी हाइड्रोजन व्हीकल से आए हैं, ये सही है? देखिए अभी तो मैं Z+ में हूँ तो मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए मैंडेटरी है, पर मैं अभी आज हाइड्रोजन कार में आया और जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज़ करता हूँ। और मैंने ये तय किया कि मैं अब पेट्रोल डीजल के गाड़ी में नहीं बैठूँगा। इसके जो 4 महत्वपूर्ण कारण हैं, पहला कारण ये है कि हमारे देश में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन ये हमारी बहुत गंभीर समस्या है और दिल्ली के लोगों को ये बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि पोल्यूशन के कारण दिल्ली में आम लोगों की सेहत पर बहुत बुरा परिणाम हो रहा है। 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन इज़ बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। दूसरी बात, हमारे देश में जो फॉसिल फ्यूल है वो 16 लाख करोड़ का इम्पोर्ट है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो अगर पूरा करना होगा तो हमें इंपोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और ये जो इंपोर्ट है ये इकोनॉमिक चैलेंज तो है ही, पर पोल्यूशन का भी चैलेंज है। और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तीसरा, मैं किसान हूँ और 2004 से मैं कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और अभी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस देश का किसान इथेनॉल बनाता है। अब इथेनॉल की इकोनॉमी पॉपुलर हो रही है। कल मैं फ्लेक्स इंजन की टोयोटो की कार लॉन्च कर रहा हूँ जो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, ये अपनी इनोवा। और उसमें ऐसा होगा कि वो 40% बिजली ये तैयार करेगी और 60% इथेनॉल पर चलाएगी। तो वो इथेनॉल का रेट है 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये। तो 60 रुपये लीटर के इथेनॉल पर वो 40% बिजली तैयार करेगी फ्री ऑफ चार्ज। तो वो 20 रुपये पर लीटर पेट्रोल का भाव एवरेज के हिसाब से आएगा। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है और ग्रीन फ्यूल। बिल्कुल, मैं कॉस्ट की सवाल पर ही आना चाह रहा था नितिन जी। आपने पार्लियामेंट में पिछले साल कहा था कि 2 से 3 साल का वक्त मुझे दीजिए और आप देखिएगा कि ईवी का जो कॉस्ट है और पेट्रोल डीजल की कार के कॉस्ट के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो अब हम 1 साल पूरा कर चुके हैं 2 साल में से, तो कितनी जल्दी होगा ये? देखिए, आपको जब मैंने बोला था तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। आज वो $115 पे आई है। और मैं आपको बताता हूँ कि 1-1.5 साल में ये $100 पे आएगी। और जिस दिन $100 पर आएगी उस दिन इलेक्ट्रिक और पेट्रोल और डीजल व्हीकल की प्राइस सेम होगी। अब दूसरी बात, आपके पास शायद पेट्रोल की गाड़ी होगी, आप 30,000 रुपये आप पेट्रोल की गाड़ी के लिए पेट्रोल पे खर्चा करते हो, ऊपर से पोल्यूशन होता है। और आपको अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करिए, आपका 30,000 का खर्चा 2-2,500 रुपये पे आएगा। और अभी तो हाइड्रोजन भी आगे बनेगा, तो मुझे लगता है कि आपका कॉस्ट जो है वो बचेगा और प्रदूषण कम होगा। तो निश्चित रूप से अब मुझे सब
इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इसकी वेटिंग लिस्ट है। तो आपके बारे में कहा जाता है कि आजकल आप कन्वर्जन करा रहे हैं, धर्म का नहीं, कार का। देखो, इस देश में फॉसिल फ्यूल 16 लाख करोड़ की इनकी सबकी सेहत खराब करने का अधिकार किसने दिया है? क्या इस देश में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन कम नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में जो वेस्ट है, अभी ये गाजीपुर की टेकड़ी हमने 7 मीटर नीचे की और वो 30 लाख टन कचरा UR2 में डाला। अब मेरा आगे का प्लान है कि कचरे से और वेस्ट वाटर से हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे। हमारा किसान बायोमास से हाइड्रोजन तैयार करेगा और उस पर गाड़ी, ट्रक और बसेस चलाएंगे। अभी टाटा और लेलैंड ने अपनी ट्रक तैयार की है IC इंजन की, उसमें हाइड्रोजन चलता है। अभी बंगलोर में मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराया, अशोक लेलैंड की ट्रक को जो 100% मिथेनॉल पर है उसको लॉन्च किया और डीजल में 15% मिथेनॉल डाल के पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। मिथेनॉल कोयले से बनता है और आपको बता दो ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 135 प्रोजेक्ट ऐसे, उनके एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, जो परली से बायो CNG और बायो LNG बना रहे हैं। और इतना ही नहीं तो 26 प्रोजेक्ट शुरू भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पानीपत में हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगाया है इंडियन ऑयल ने। इसीलिए तो सर आप जब आइडियाज़ देते हैं ना तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। कहा जाता है आप आइडियाज़ बहुत अच्छे से सेल करते हैं, लेकिन आप काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए कोशिश। एक बात रुकाता हूँ आपको, प्लीज़ प्लीज़। मैं जितनी आइडिया बताता हूँ वो खुद करता हूँ और मैं 100% प्रूवन हूँ। आप और इन लोगों में से कोई भी मुझे सवाल पूछ ले कि मैंने बताए हुए आइडिया नहीं हुई होंगी तो आप जो बोले वो सज़ा भुगतूंगा। आप स्टेट्स के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उनको भी आप समझा रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनका एडॉप्शन किया जाए, क्यों नहीं आपकी बात मानी जा रही? सर वो अब सच बताना मेरे लिए कठिन है। वो स्टेट गवर्नमेंट के जो बसेस है ना उसमें हॉर्न छोड़कर सब बजता है। मैं एक बार मेरे ज़िले में एक पेट्रोल पंप पे मेरे गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था, टूर पर था। उतने में एक राज्य की बस आई, नाम नहीं लेता, तो बच्चे ने जैसे बस देखे, हे चल आगे जा। मैंने बोला अरे तेरे पास है ये डीजल है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? बोले साहब ये पैसे नहीं देते बोले यार। तो ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है इनका प्रॉब्लम है कि वो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब मैं एक मॉडल तैयार कर रहा हूँ कि एक डीजल की बस जब चलती है बेस्ट की मुंबई में तो 115 रुपये किलोमीटर पड़ता है। और अभी जब हमने टेंडर निकाला भारत सरकार ने तो नॉन AC बस का 39 रुपीज़ पर किलोमीटर और AC का 41 रुपीज़ पर किलोमीटर आया। और अभी सब्सिडी थी, अब सब्सिडी नहीं है तो मैक्सिमम 60 रुपीज़ आएगा, तो आधा पैसा बचेगा। और उससे भी अच्छा है कि मैं अब दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ केबल का, और वो हाईवे पे 2 बसें जोड़कर 3 बसें जोड़कर लग्जरी बस होगी, एयर कंडीशन होगी, बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी। कोशिश कर रहा हूँ कि चाय कॉफ़ी भी मिल सकेगा। और 1.25-2 घंटे में जयपुर जाएंगे पूरे हाईवे से लगकर। ये UR2 वो पानीपत के बाद जो रोड हमारा शुरू होता है ना पेरीफेरल रोड के पास, वहीं से शुरू होगी डायरेक्ट जयपुर। और ये टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा, तो नेचुरली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रीफर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक से हो सकता है। अभी वेस्ट टायर को इंपोर्ट करने में बंदी थी, मैंने उसको उठाने के लिए एनवायरमेंट मिनिस्टर को कहा। उसकी पाउडर निकाल कर रोड में आ रही है, बिटुमिन में डाल रहे हैं। प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बन रहा है, प्लास्टिक रोड में आ रहा है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल है उसका उपयोग, अब जब कार जाएगी स्क्रैपिंग में, इससे एल्यूमिनियम, लिथियम का भी थोड़ा पार्ट मिलता है, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक, इसका रिसाइकलिंग होगा। और ये जो इंडस्ट्री है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 25 से 30% कम होगी। और मुझे खुशी है 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हमारा राज्य आया तो हमारी इंडस्ट्री का साइज़ 4.5 लाख करोड़ था। आज हमारे इंडस्ट्री का साइज़ 12.5 लाख करोड़ है। पहले नंबर पर अभी हम 7वें नंबर पे थे, अब हम 4थे नंबर पे थे। जापान 3रे नंबर पर था, 2रे नंबर पर अमेरिका, पहले नंबर पर चाइना। अभी हमने 2 महीने पहले जापान को पीछे डाल दिया है और हम 3रे नंबर पर आए हैं। और मेरा विश्वास है कि 12.5 लाख करोड़ की जो इंडस्ट्री है ये आने वाले 5 साल में, हमारी कोशिश है, ये हमारा उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल हब बनेगा। और मैं आपको बताता हूँ 100% हम अभी जो बाकी देशों का नाम नहीं लेता उनको पीछे डालकर हम आगे जाते रहेंगे और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनेगा।
अभी मैंने चाकण में ही LNG का ट्रक ब्लू एनर्जी का लॉन्च किया। एक ट्रक 1600 किलोमीटर जाता है LNG पर, और उसमें डीजल की तुलना में 50% फ्यूल का खर्चा है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है। ये USA और यूरोपियन कंट्री में 12% है, और चाइना में 8 से 10% है। मैं आपको दावे के साथ, विश्वास के साथ बता रहा हूँ, ये हमारा ये उद्देश्य भी था कि आने वाले 2 साल के अंदर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पे यानी 9% पे आएगी। हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और दुनिया में हमारा एक्सपोर्ट इतना बढ़ेगा क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट में 5 से 6% का जो कमी आएगी वो उद्योग व्यापार के लिए बहुत बड़ा फायदा। नितिन जी, आप कई बार कहते रहे हैं कि EV की कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग जो एडॉप्शन में बड़ा बैरियर है वो है कॉस्ट कम हो जाए अगर बैटरी की कॉस्ट कम हो जाए। आपने 18,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम लॉन्च की थी सस्ती बैटरीज के लिए, उस पर क्या अपडेट है, और सस्ती बैटरी के अंदर क्या विकल्प हैं जो आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। देखिए, इसमें 2 प्रकार की बात है। हमारे जम्मू के पास हमको लिथियम आयन मिला है, और वर्ल्ड का 6% लिथियम है वो, और अभी हमारे देश में ये फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक विजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वो जो है उनको 3 साल वो लिथियम निकालने के लिए लगेगा। हम 1200 टन लिथियम आयन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी आज ही गाड़ी में आते समय मैं माइनिंग सेक्रेटरी से बात करने वाला हूँ कि ये 3 साल के पीरियड को 1-1.5 साल नहीं ला सकते, और हम लोग प्राइवेट सेक्टर की मदद करके पर टन उनको ये देंगे रेम्यूनरेशन, और उसके आधार पर अगर ये लिथियम आयन अगर हमारे देश में उपलब्ध हुआ तो वर्ल्ड में सबसे कॉम्पिटिटिव हमारा ई-व्हीकल, ई-ट्रक, ई-बस, ई-कार बनेगी, और वो बनेगी तो हमें स्काई इज़ द लिमिट है, और अभी वेटिंग लिस्ट है। और दूसरी बात जो आपका, तो जब नंबर बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है। अभी क्या हुआ है कि प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, और इसलिए लिथियम आयन बैटरी में कमी होने के बाद भी मैन्युफैक्चरर कॉस्ट कम नहीं करते। जब मैन्युफैक्चरर बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन सरप्लस होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो कॉस्ट कम होगी। अभी 1 लाख बसेस हमको खरीदनी इलेक्ट्रिक की। अभी प्राइम मिनिस्टर ने घोषित किया 10,000 बसेस केवल अर्बन एरिया के लिए, हमने अभी स्कीम घोषित की। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी, लग्जरी बसेस, एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक, फिर इलेक्ट्रिक ट्रक आएंगे। और मैं तो जयपुर से, ये मेरा ड्रीम है, डोंट टेक इट इज़ माय डिक्लेरेशन, मेरा ड्रीम ये है, और लगभग मैं काफ़ी तैयारी कर चुका हूँ कि ट्रक 40-40 टन के 2 ट्रक इलेक्ट्रिक में, रेलवे के जैसा ऊपर में करंट लगकर वो ट्रॉली पे जाएंगे जयपुर, और रिंग रोड को चक्कर मार के वापस आएंगे दिल्ली माल लेके। बस भी जाएंगी, लोग भी जाएंगे। और एक बात पक्की याद रखना, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है वो बहुत पैसा कमाता है, जो लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है उसको प्रॉफिट बहुत। मतलब आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टिप भी दे दिया। सर, ये इसमें अगर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हाईवे BOT पे निकालूँ। अच्छा, हाँ, और मैंने अभी पावर मिनिस्ट्री को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए NTPC से आप पावर 4 रुपये से कम इसमें सोलर पावर मुझे दीजिए, तो मैं इसकी कॉस्ट और कम कर पाऊँगा। और फिर देखो, आप 30% कम, एयर कंडीशन में बैठे हो, लैपटॉप बैठ के देख रहे हो, और जयपुर जा रहे हो, फिर चंडीगढ़ चालू करूँगा, फिर देहरादून चालू करूँगा, तो पहले ही तो हाईवे सब बन गए। राइट ऑफ वे देने का अधिकार मेरे पास है, और बीच में केवल एक पोल लगा के केबल लगाने की है। वाहनों का बढ़ता हुआ ट्रैफिक और ट्रैफिक जैम, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपकी सड़कें जो हैं क्रिपल कर रही हैं ट्रैफिक जैम के कारण, तमाम नेशनल हाईवेज़ की। इसके निदान के बारे में, जब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है जो इकोनॉमी में प्रोडक्टिव टाइम खराब कर रही है। सर, आपको एक बात बताता हूँ, केवल मजाक में बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के पास इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है ऑटोमोबाइल का नंबर बढ़ाने का और पॉपुलेशन का नंबर बढ़ाने का। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक घर में, और थोड़ा सा मैं बड़ा कानून से चलता हूँ, पर दिल्ली में मैं बड़े बड़े लोगों के घर जाता हूँ, और ये शहर की विशेषता है, आप माफ़ करना, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपकी। ये मार्बल और ग्रेनाइट लगा के बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, पर सब लोग, धनवान लोग, अपनी गाड़ियाँ रोड पे रखते हैं, पार्किंग नहीं बनाते। बहुत से कोई पार्किंग नहीं बनाते। ये कैसे होगा? कहीं ना कहीं अब हमको पार्किंग प्लाजा बना, अभी मैं बना रहा हूँ पार्किंग। अभी नागपुर में मैंने एक फाउंटेन बनाया, वर्ल्ड का बेस्ट है, और उसके बाजू में 11 मंजिली बिल्डिंग बनाई, 4 मंजिले हो गए, 1100 गाड़ियों का ऑटोमेटिक पार्किंग बना है, फूड मॉल बनाया, मल्टीप्लेक्स बनाया, सबसे ऊपर में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना। अब हमको हमारे कंसेप्ट को बदलना होगा, और इसलिए हिंदुस्तान में, इसीलिए हमने अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है।
और अब दुनिया का भी भंगार हम लाने की कोशिश पोर्ट में कर रहे हैं, ताकि वहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के क्लस्टर्स तैयार करेंगे और वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग करके जो सर्कुलेशन इकोनॉमी है वो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ, एक बहुत बड़े व्यंग्य हास्य व्यंग्य कवि है, मेरे घर पर गाड़ी लेके आए तो मुझे बोले ये मेरी गाड़ी पुरानी हो गई 15 साल से, पर कितनी अच्छी है और तुम बोलते हो इसको स्क्रैप करो। अब मेरी बीबी भी मेरी 70 साल की उम्र है, कल तुम कहोगे कि उसको भी स्क्रैप करो। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर अब गाड़ियों के बारे में इसको फिटनेस सर्टिफिकेट ले लो। तो स्वाभाविक रूप से आपके पास जो पुरानी है, जैसे आज की एक ट्रक जो 3 ट्रक जितना एवरेज देती है फ्यूल में, उसने फ्यूल में 1 ट्रक पुराना देता है। लेकिन सर, हम सड़कों की बात कर रहे हैं, वाहनों की बात कर रहे हैं। एक दुखद पहलू भी है कि वाहनों के एक्सीडेंट्स का जो सिलसिला है वो अभी भी एक दुखद पहलू बना हुआ है। एक्सीडेंट्स का रेट हमारे यहाँ अभी भी बहुत हाई है। आपने बहुत कोशिश की और मैं जानता हूँ कि ये विषय आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन इसको लेकर क्या कोई नया पॉलिसी इनिशिएटिव आप सोच रहे हैं कि इस पर ब्रेक लगे? क्योंकि हाईवेज बन रहे हैं, सुपर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ रही है। देखिए, ये जितने विषय आपने पूछे उसके सब जवाब मैंने पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ दिए, पर ये सब्जेक्ट है, इसमें मैं फेल हुआ हूँ, अभी तक यशस्वी नहीं हुआ हूँ। करीब देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 18 से 34 वयोगुट के 60% युवा मरते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर आपको कबूल करते हुए या मैं दोषी हूँ उसके लिए कि मुझे सफलता नहीं मिल पाई। बहुत कम, मैंने तय किया था कि 24 एंड के पहले 50% डेथ्स और एक्सीडेंट कम करेंगे। इसके 5 कारण हैं। पहला, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इतने सुधार किए, अब स्टार रेटिंग लाया है, तो आप हर चीज़ को अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का व्हीकल, स्कूटर सब बनेगा। रोड इंजीनियरिंग में इतने बदलाव किए, इतने ब्लैक स्पॉट किए, 40,000 करोड़ खर्चा किए और भी कर रहे हैं। फिर तीसरी बात है इन्फोर्समेंट। अब मैंने इतने फाइन बढ़ा दिए मोटर व्हीकल एक्ट को बनाकर कि लोग मुझे चिल्ला दे कि देखो कितना फाइन देना है। मैंने भी मुंबई में फाइन भरा गाड़ी पर, क्योंकि वो कैमरे में आता है और फाइन होता है, तो फाइन भी बढ़ा दिए। इन्फोर्समेंट के साथ इमरजेंसी, यानी लोगों को एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना, उसमें भी हम एम्बुलेंस है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन, ह्यूमन बिहेवियर। रोड पे चलते समय, स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। मोबाइल पर बात करते हुए स्कूटर या कार नहीं चलानी चाहिए। अभी मेरे गाड़ी में एक व्यवस्था थी, अभी हम बैठे 5 लोग, तो सामने मैंने बेल्ट लगाया, ड्राइवर ने लगाया, फिर भी आवाज़ आ रहा था ट्याव 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 ट्याव, तो मैंने पीछे वाले बैठे हुआ, ए तुम बेल्ट लगाओ पहले। अभी हमने वो भी मैंडेटरी किया कि पीछे भी बेल्ट लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ द बिग प्रॉब्लम। रेड सिग्नल लिखा तो रुकना चाहिए। अभी ये दिल्ली मेरठ हाईवे पर 6 लोग मर गए, तो एक स्कूल बस खाली, ड्राइवर रॉन्ग साइड जा रहा था। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे दुख होता है, अनेक बार मैं अपना कैनवा रोक के पकड़ता हूँ उसको और डांटता हूँ। इतने लोग मुझे, स्कूटर वाले, गाड़ी वाले, 1 वे वायोलेशन करके जाते हैं। वो अक्षय कुमार ने हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट की थी, बहुत सुंदर थी। एक मुंबई में वो ट्रैफिक पुलिस के रूप में अक्षय कुमार था और वो लोकमान्य तिलक मार्ग था। तो एक आदमी आता है तो उसको रोकता है वो ट्रैफिक वाला, अरे नमस्कार, आप तो तिलक जी के नाती लगते हो। तो बोले नहीं, तो बोले ये 1 वे है तो इसमें रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हो, तुम्हारे बाप का रोल है कि ये कि तुम यहाँ से जा रहे हो। तब वो संकोच करता है और पीछे हटता है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, और इसको जगाना पड़ेगा, इसमें आपका सहयोग चाहिए। बहुत मीडिया वालों ने बहुत कार्यक्रम किए, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, मैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को लेके करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई है, बच्चों के कार्यक्रम कर रहे हैं। पर लोगों का ह्यूमन बिहेवियर बदलना, कानून के प्रति मैं कानून का पालन करूँगा, इसके बारे में कठोरता से एक स्वभाव बनाना, ये केवल सरकार नहीं कर सकती। एजुकेशन में हमने उसके सिलेबस लाए, अब अलग अलग प्रकार के बहुत इनिशिएटिव लिए, कंपनियों ने किए, आप भी सहयोग करिए। जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, माइंड सेटअप नहीं बदलेगा कि मैं कानून का पालन करूंगा, मैं वायोलेशन नहीं करूंगा। लाइसेंस, अब मैंने 17 ऐसे डिजिटल चेंजेस किए कि पहले मैं पूछना नहीं चाहता ही लोगों को, इनको पूछा मैंने कि कितने लोग ऐसे जो आरटीओ में जाके जिन्होंने टेस्ट दिया और बाद में लाइसेंस लिया। जवाब नहीं दे सकते क्योंकि घर बैठे लाइसेंस आते थे। अभी अमेरिका में मैं गया था, मेरी लड़की अमेरिका में थी माइक्रोसॉफ्ट में, वो मुझे बता रही थी कि मेरी परीक्षा है। मतलब क्या की परीक्षा है? बोले 1 महीने से मैं इतना बड़ा किताब पढ़ रही थी। बोले मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए।
यहाँ तो बस सुबह गए दोपहर, पत्रकार होगा तो जल्दी मिल जाता है। नहीं सर, मैंने टेस्ट दे के लिया है। अभी क्या अपने बारे में तो मैं कह सकता हूँ सर, आपके लिए ठीक है, पर मुझे बहुत मालूम है लोग, मैं किसी को इम्ब्रॉसिंग कुछ में नहीं जाता। आरटीओ में लाइसेंस कैसे, अभी क्या ये डिजिटल लॉकर खोल दिया हमने, अभी लाइसेंस के लिए नियम बना दिए हैं, सिस्टम डिजिटल कर दिए। ड्राइविंग स्कूल, देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। आरटीओ ऑफिसर को अगर सपने में उठाकर बोला कि किसी को ठोकना है तो पहले बोलेंगे नितिन गडकरी को पीटो, क्योंकि मैं आरटीओ ऑफिसर को बहुत नाराज़ कर चुका। पूरे सिस्टम को मैंने डिजिटलाइज किया, अब लोग जाते ही नहीं आरटीओ में। पर अब धीरे धीरे सिस्टम को भी अच्छा करना।